सिपाही हथकड़ी लेकर नसरीन की तरफ बढ़ा। नसरीन ने बेबसी के अंदाज में खुशवंत सिंह की तरफ देखा। इसे हथकड़ी लगा दी गई। पुलिस इसे आगे लगाकर अपनी जीप में चली गई। इंस्पेक्टर नाथन ने खुशवंत सिंह से कहा, सरदार जी, हो सकता है बयान देने के लिए आपको भी पुलिस स्टेशन आना पड़े। खुशवंत सिंह कुर्सी से उठते हुए बोला, जरूर आ जाऊंगा इंस्पेक्टर, हमने तो इसे हिंदू औरत समझकर पनाह दी हुई थी। आई नो। इंस्पेक्टर ये कहकर अपने सिपाहियों के पीछे हो लिया, जो नसरीन को हथकड़ी लगाए दरख्तों के साए में खड़ी जीप तक पहुंच चुके थे। नसरीन को शहर के थाने में ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया। इंस्पेक्टर नाथन इसी वक्त रिपोर्ट तैयार करने बैठ गया। वो इस केस का सारा जिम्मा खुद लेना चाहता था। अगरचे अभी तक नसरीन के गैर मुल्की जासूसा होने का इसके पास कोई सबूत नहीं था, मगर इसने फैसला कर लिया था कि वो इस मुसलमान लड़की से ये एतराफ़ करवा कर रहेगा कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने भारत आई है। इंस्पेक्टर नाथन इसके बाद अपनी तरक्की का पूरा यकीन रखता था। इसने पुलिस स्टेशन पर अपने तमाम सिपाहियों को सख्ती से हिदायत कर दी थी कि इस केस के बारे में मुकम्मल राजदारी से काम लिया जाए। वो कम अज़ कम एक हफ्ते तक इस केस को खुफिया रखना चाहता था और हुक्काम बाला के सामने मुलज़मा को इस हल्फिया बयान के साथ अचानक पेश करना चाहता था। पुलिस का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहाँ से 20 मील शुमाल की तरफ था, रामानाथमपुर में वाक़ था। इंस्पेक्टर नाथन का प्रोग्राम अगले रोज़ नसरीन को इसके एतराफ़ी बयान के साथ ज़िली हुक्काम के सामने पेश करने का था। कुसबाती थाने की छोटी सी हवालात में बैठी नसरीन गहरी सोच में गुम थी। हालात एकदम तब्दील हो गए थे। वो कहाँ थी और कहाँ आ गई थी, इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये साजिश किस तरह हो गई। इसके पास इन बातों पर गौर करने का वक़्त नहीं था। इतना इसे मालूम था कि इसी इलाके में किसी जगह सुल्तान मौजूद है। वो सिर्फ हवालात से फ़रार होने के बारे में गौर व फिक्र कर रही थी, क्योंकि मसाइब में घबराने और परेशान हो जाने का दौर गुजर गया था। अब सूरत हाल ऐसी थी कि जब भी वो किसी मुसीबत में फंसती तो परेशान होने या घबराने के बजाय फ़ौरन इस मुसीबत से निजात हासिल करने के तरीक़ों पर गौर करना शुरू कर देती। इस वक्त भी वो हवालात में बैठी यही सोच रही थी कि वहाँ से किस तरह फ़रार मुमकिन है, जिस अलमनाक अजियत के दरवाजे एक बार फिर इस पर खुलने वाले थे। इससे वाकिफ़ थी। नसरीन ने हवालात का जायज़ा लिया। बाहर खड़े छोटे कद के मद्रासी सिपाही को देखा। हवालात के दरवाजे पर लोहे की सलाखें लगी थी। नसरीन को दरवाज़ा तोड़ कर या दरवाज़ा खुलवा कर वहाँ से निकलना था। वो इसी नुक्ते पर गौर कर रही थी। दूसरी तरफ कुंदनी को भी इसके ख़ास आदमी ने बता दिया कि नसरीन को पुलिस पकड़ कर ले गई है और इसे हवालात में बंद कर दिया गया है। कुंदनी ने फातिहाना अंदाज में कलाई के गिर्द लिपटे हुए सांप को अपने चेहरे के सामने लाकर देखा और तामुल जुबान में कहा, नाग देवता से कहना मैं आज बड़ी खुश हूँ। अब इसे जितनी जल्दी हो सके सुल्तान को श्रीलंका के साहिल की तरफ ले जाना था, जहाँ जंगली पहाड़ियों के दरमियान इसकी सहेली रतनाली का कबीला आबाद था। सुल्तान अभी तक अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा कुंदनी का इंतजार कर रहा था कि वो आए और इसे अपने साथ इस पुरअसरार जगह पर ले जाए जहाँ इसके बकौल नसरीन को छुपा कर रखा गया है। सुल्तान ने कुंदनी को आते देखा तो इसकी तरफ बेताल सा होकर बढ़ा। कुंदनी के हाथ में एक छोटी सी गठरी थी, इसमें कुछ खाने का सामान था। हमें एक रात एक दिन लग जाएगा। सुल्तान दिल में सोचने लगा, ये अय्यार औरत इसे कहाँ ले जा रही है। सुल्तान के दिल में अजीब हालत थी। इसे कुंदनी की नीयत पर शक भी था और कुछ यकीन भी था। बहरहाल वो इसके साथ चल पड़ा। कुंदनी से लेकर कस्बे की तरफ जाने की बजाय नदी की तरफ चल पड़ी। उन्होंने नदी को बांस के पुल के जरिए अबूर किया। आगे जंगली इलाका शुरू हो जाता था। ये घने जंगल का इलाका था। ज़मीन पर जगह जगह घास उगी हुई थी। फासले फासले पर पहाड़ी टीले थे, जिनके दरमियान नारियल और बांस के दरख्तों के झुंड थे। सुल्तान ने अपने पिस्तौल कमीज के अंदर छुपाया हुआ था। चाकू इसके पास नहीं रहा था। पिस्तौल भरा हुआ था। कुछ फालतू गोलियां इसकी पतलून की जेब में थी। नसरीन की अंगूठी इसने अपनी पतलून की एक भी जेब में संभाल कर रखी हुई थी। सूरज मगरिब की जानिब काफ़ी नीचे हो गया था। धूप का रंग सुनहरी होकर फीका पड़ने लगा था। जंगल ख़त्म हुआ तो समुंदर का साहिली इलाका शुरू हो गया। यहाँ ज़मीन के अंदर से छोटी बड़ी नुकीली चट्टानें बाहर को निकली हुई थी। घास ख़त्म हो गई और रेतली ज़मीन आ गई। कुंदनी ने चलते चलते मोहब्बत भरी निगाहों से सुल्तान की तरफ देखा और पूछा, पति देव कहीं थक तो नहीं गए। सुल्तान का खून कौल उठा। कहने लगी, थक गए हो तो मैं उठा लूँ, मगर तुम तो अपनी महबूबा से मिलने जा रहे हो, तुम कहाँ थकोगे। सुल्तान बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया। इसने कोई जवाब न दिया। कुछ दूर चलने के बाद इसने पूछा, समंदर अभी कितनी दूर है। कुंदनी ने बाएं जानिब इशारा किया। इन चट्टानों के पीछे समंदर है, वहाँ से हमें स्टीमर में सवार होकर एक जजीरे में जाना है।
तुम्हारी कमला इसी जजीरे में है। कमला का नाम लेते वक्त कुंदनी के लहजे में गहरी तंज आ गई थी। सुल्तान खामोश रहा, वो हालात के आगे बेबस था। नसरीन से मिलने की उम्मीद कभी शमा की लोक इमारत भड़क उठती, कभी दूर अंधेरों में टिमटिमाने लगती। समंदर तक पहुंचते रात हो गई। कुंदनी ने कहा, हम रात यहीं गुजारेंगे, सुबह हमें स्टीमर मिलेगी। साहिल समंदर पर माहीगीरों की झोंपड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं था। इनमें से अक्सर माहीगीर कुंदनी को जानते थे। एक झोंपड़ी फौरन खाली कर दी गई। उन्होंने रात वहां बसर की। सुबह हुई तो एक स्टीमर किनारे से कुछ दूर आकर रुक गया। जिन लोगों को जजीरे पर जाना था वो छोटी छोटी कश्तियों में सवार होकर स्टीमर की तरफ जाने लगे। कुंदनी और सुल्तान भी कश्ती में बैठ गए। कश्ती ने इन्हें स्टीमर तक पहुंचा दिया। स्टीमर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। यहाँ समंदर में जगह जगह टापू बने हुए थे। पथरीली चट्टानें पानी में से उभरी हुई थी। 2 घंटे समंदर में सफर करने के बाद स्टीमर एक छोटे से जजीरे के साहिल के साथ जाकर लग गया। सुल्तान ने माहौल का जायजा लिया। छोटे कद के काले काले मुकामी लोग मुख्तलिफ कामों में मसरूफ नजर आ रहे थे। वो दिल में सोचने लगा, नसरीन यहाँ किस तरह पहुंच गई? इसे कौन लोग यहाँ ले आए होंगे? क्या वाकई नसरीन इस जजीरे में कैद है? तरह तरह के वसवसे इसके दिल में आ रहे थे। कुंदनी सुल्तान को साथ लेकर पहाड़ियों की तरफ चल पड़ी। इन पहाड़ियों के बीच मेरी सहेली रहती है, हम इसके पास जा रहे हैं। वो ही कमला को दुश्मन की कैद से निकाल कर लाएगी। घबराना मत, मेरी सहेली रतनाली सपेरों के कबीले की देवी है। हालात मजीद पुरस्कार होते जा रहे थे। सुल्तान अपने दिल में खुदा से मदद की दुआ मांगने लगा। पहाड़ियाँ ज्यादा ऊंची नहीं थी। इनकी ढलानों पर नारियल और बांस के दरख्त उगे हुए थे। आखिर वो पहाड़ियों के दरमियान रतनाली सपेरन की बस्ती में पहुंच गए। सपेरों की देवी रतनाली कुंदनी को गले लगाकर मिली। ये औरत काले स्याह रंग की थी। आंखें शिंगरफ की तरह लाल थी। सर के बाल छोटी छोटी रस्सियों की तरह शानों पर लटक रहे थे। एक सांप इसके हाथ में था। इसने सुल्तान की तरफ इशारा करके तामुल में पूछा, ये कौन है? सुल्तान काफी देर से तामुल लोगों में रहा था। अब वो इनकी जुबान खासी समझने लगा था। अगरचे रवानी से बोल नहीं सकता था मगर समझ जरूर लेता था। कुंदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर बताऊंगी। ये तामुल सपेरों की छोटी सी बस्ती थी। इनकी बांस की झोंपड़ियां साथ साथ बनी हुई थी। औरत भी काली थी, बच्चे भी काले थे। कुंदनी सुल्तान को एक झोंपड़ी में ले आई। तुम यहाँ आराम करो। सुल्तान बोला, कमला के बारे में इससे बात करो। कुंदनी जहर खंद के साथ बोली, करूंगी, जरूर करूंगी, जरा आराम तो कर लेने दो। सुल्तान झुंपड़ी में लेट गया, सख्त थका हुआ था। एक बूढ़ी औरत इसके लिए चावल वगैरह लेकर आ गई। इसने चावल जहर मार किया और दोबारा नारियल की छाल के बिस्तर पर लेट गया। इससे नींद आ गई। जब उठा तो रात का अंधेरा हो चुका था। वो झोंपड़ी से बाहर निकला है। झोंपड़ियों के आगे कहीं कहीं मिट्टी के तेल के लैंप रोशन थे। इसे कुंदनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो झोंपड़ियों की तरफ चला। एक कुत्ता जोर से भौंका। सुल्तान झोंपड़ियों के पीछे हो गया। वो ये मालूम करना चाहता था कि कुंदनी किस झोंपड़ी में है ताकि इससे मिलकर नसरीन के बारे में मालूमात हासिल करे। सपेरों की झोंपड़ी के पीछे अंधेरा था। वो एक झोंपड़ी के करीब से गुजरा तो इसे 2 औरतों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। सुल्तान बांस की दीवार के पास आ गया। इसने कुंदनी की आवाज साफ पहचान ली। वो तामिल जुबान में कह रही थी, मैं इससे प्रेम करने लगी हूँ। दूसरी औरत ने भी तामिल जुबान में पूछा, इसकी मंगेतर कमला का तुमने क्या किया? रतनाली की आवाज भी सुल्तान ने पहचान ली। सुल्तान का दिल धड़का। कुंदनी ने कहा, इसका नाम कमला नहीं है, वो भी मुसलमान है, ये आदमी भी मुसलमान है। तुम मुसलमान से ब्याह करोगी? कोई बात नहीं, ब्याह के बाद मैं इसे हिंदू बना लूंगी। सुल्तान पर सख्ता सा तारी हो गया। हालातों वाक़यात की असल शक्ल खुलकर सामने आ गई थी। इसने झुंपड़ी की दीवार के साथ कान लगा दिए। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सपेरन रतनाली ने कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये बताओ कि इस आदमी की मंगेतर कमला या जो कुछ भी है वो कहाँ है? कुंदनी हंसकर बोली, मैंने इसे ऐसी जगह पहुँचाया है जहाँ से अब वो शायद ही जिंदा न निकल सके। क्या तुमने इसे सांप से डसवा दिया है? सांप से डसवाया था, मगर जंगल के रेस्ट हाउस में जिस सिख ठेकेदार यहाँ रहती थी इसने इसे टीका लगा दिया था जिससे सांप के जहर का असर नहीं हुआ। फिर तुमने क्या किया? सपेरन ने पूछा। कुंदनी की आवाज आई, मैंने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। सुल्तान दम खुद सा होकर रह गया। वो कैसे? रतनाली ने पूछा। कुंदनी ने हंसकर कहा, मैंने थाने जाकर बता दिया कि एक पाकिस्तानी जासूस औरत हिंदू बनकर सिख ठेकेदार के यहाँ ठहरी हुई है। पुलिस वहाँ गई और इसे पकड़ कर ले गई। सुल्तान को यूं लगा जैसे इसके जिस्म में किसी ने पिघलता हुआ लावा उंडेल दिया हो। इसका सांस तेज तेज चलने लगा। इसे कुंदनी की आवाज आई, मैं अपने पति देव के पास चलती हूँ। रतनाली सपेरन जोर से हंस दी। सुल्तान जल्दी से पीछे हटा और दौड़कर अपनी छोटी सी झोंपड़ी में आकर लेट गया। इसकी झोंपड़ी पर साथ वाली झोंपड़ी के दिए की रोशनी पड़ रही थी। सुल्तान
का सारा बदन जल रहा था। इस मक्कार औरत कुंदरी ने खतरनाक साजिश की थी। कुंदरी झोंपड़ी में दाखिल हुई। सुल्तान का जी चाहा कि इस औरत का गला घोंट कर इसे फौरन ख़त्म कर दी, मगर वो एक औरत के खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता था। इस औरत ने जो कुछ करना था वो कर दिया था। इसको हलाक करने से नसरीन वापस नहीं मिल सकती थी। अब तो इसे एक नई जद्दोजहद का आगाज़ करना था। सुल्तान ने आंखें बंद कर ली। कुंदरी इसके पास बैठ गई। सो गए पतिदेव। सुल्तान को इसकी आवाज़ किसी नागिन की फंकार की तरह महसूस हुई। इसने कोई जवाब न दिया। कुंदरी ने झुककर सुल्तान का माथा चूमा और उठकर झोंपड़ी से बाहर निकल गई। सुल्तान को ऐसे लगा जैसे इसके माथे पर कोई सांप अपनी जुबान रखकर चला गया हो। कुंदरी के चले जाने के बाद सुल्तान उठकर बैठ गया। इसने अपना पिस्तौल निकाल कर चेक किया, पिस्तौल की गोलियों को निकाल कर गिना, फिर नसरीन की अंगूठी को जेब से निकाल कर चूमा और इसकी आंखें भीग गईं। नसरीन का चेहरा इसकी भीगी हुई आंखों के सामने आ गया। खुदा जाने पुलिस इसके साथ क्या जालिमाना सलूक कर रही थी। नसरीन का पता लग जाने की इसे खुशी भी थी और इस बात का दुख भी था कि पुलिस इस पर तशद्दुद कर रही होगी। सुल्तान का दिल नसरीन की मोहब्बत में गुदाज होकर पिघल सा गया। इसने नसरीन की मोहब्बत के सदके कुंदरी को माफ़ कर दिया। भरे हुए पिस्तौल को जेब में रखा, बटुए में से नकदी निकाल कर गिनी। इसके पास इंडियन करेंसी में 50 के करीब रुपए बाकी रह गए थे। वो एक नए अज़म, एक नई ताकत और एक नए इरादे के साथ उठ खड़ा हुआ। ये नई ताकत नसरीन की मोहब्बत थी और इसका अज़म नसरीन को पुलिस की हिरासत से निकालना था। झोंपड़ी से बाहर निकल कर इसने कुंदरी और सपेरन रतनाली की झोंपड़ी की तरफ देखा। रात के अंधेरे में झोंपड़ी के बाहर लैंप रोशन था। माहौल पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। जिस रास्ते पर कुंदरी इसे सपेरों की बस्ती में लाई थी वो इसी रास्ते पर वापस चल पड़ा। वो तेज तेज कदमों से चल रहा था। ये बात इसके अज़म को मजीद ताकत रही थी कि इसका एक कदम इसे नसरीन के करीब कर रहा है। इसे ये भी खतरा था कि अगर रात को अपनी आदत के मुताबिक कुंदरी इसकी झोंपड़ी में आई और इसे गायब पाया तो इसकी तलाश में निकल पड़ी होगी। जब वो इसे कहीं न मिला तो वो इसके पीछे अपना सांप भी छोड़ सकती है जो इसके बदन की बू से वाकिफ था। इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से निकल कर वहाँ पहुँच जाना चाहता था जहाँ नसरीन है। अगर वो किसी कश्ती में बैठकर समंदर में उतर जाए तो सांप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। खुश्की के सांप के लिए समंदर में तैरना बहुत मुश्किल होता है। सुल्तान ने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। अंधेरे में वो अंदाजे से चल रहा था। आखिर वो जंगल की पहाड़ियों से बाहर निकल आया। चट्टानों का सिलसिला शुरू हो गया जो रात के अंधेरे में बड़ी डरावनी चीज लग रही थी। सुल्तान चट्टानों के दरमियान से गुजरता चला गया। चट्टानों का सिलसिला खत्म हुआ तो सितारों की मदद रोशनी में इसे समंदर दिखाई दिया। समंदर के टापुओं, मोंगे के छोटे छोटे जजीरों में कहीं कहीं रोशनियां झिलमिला रही थी। इस वक्त किसी स्टीमर का मिलना नामुमकिन था। माहीगीरों की कश्तियां किनारे पर खड़ी थी। कोई माहीगीर भी नहीं था जिसको कुछ पैसे देकर सुल्तान कम से कम किसी करीबी छोटे से जजीरे तक पहुंच सकता था। वो खुश्की पर खड़ी एक छोटी सी कश्ती में बैठ गया। तेज चलने से वो थक गया था। इसका जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। इसने जंगल की पहाड़ी पर नजर डाली तो इसे यूं महसूस हुआ जैसे कुंदरी के जहरीले सांप इसकी खोज में रेंगते चले आ रहे हैं। सुल्तान कश्ती को घसीटता हुआ समंदर की लहरों पर आ गया। वहां पर लाने के बाद वो कश्ती में बैठा और चप्पू चलाते हुए इसे समंदर की तरफ लाने की सर तोड़ कोशिश करने लगा। समंदर की एक लहर साहिल से वापस आते हुए सुल्तान की कश्ती को भी अपने साथ गहरे पानियों की तरफ ले गई। कुछ फासले पर साहिल की रोशनियां नजर आ रही थी। सुल्तान कश्ती को इसी सीमत चलाने लगा। आसमान पर चांद न होने की वजह से समंदर में ज्वार भाटा नहीं था। समंदर निस्बतन पुरसुकून था। सुल्तान कश्ती को साहिल की तरफ चला रहा था। साहिल की रोशनियां करीब से करीब तर आ रही थी। एक बड़ी समंदर की एक लहर ने इसकी कश्ती को अपने कांधों पर उठा लिया और साहिल पर लाकर डाल दिया। ये इलाका इसने पहले नहीं देखा था मगर नक्शा सारा इसके जहन में था। मंदिरों की रोशनियां इसे बता रही थी कि वो रामेश्वरम में आ गया है। समंदर और शहर के दरमियान एक बेआबाद इलाका था। एक जगह थोड़ी देर बैठकर आराम किया और फिर शहर की तरफ चल पड़ा। शहर के मज़ाफ़ात में पहुँचते पहुँचते रात ढल गई और आसमान पर सुबह का नूर फैलने लगा। चूँकि ये मंदिरों की सरजमीन थी इसलिए सुबह के वक्त भी बाज़ारों में पुजारियों की काफ़ी रौनक थी। दुकानें, रेस्टोरेंट भी खुले थे। सुल्तान ने चाय की एक दुकान में बैठकर नाश्ता किया, फिर शहर के बाजारों की तरफ चलने लगा। वो 2-3 पुलिस थानों के आगे से गुजरा। एक थाने की हवालात इसे बाहर से नजर आई जिसके अंदर 2 मर्द हवालाती थे। नसरीन नहीं थी। वो थाने में से नसरीन के बारे में पूछ भी नहीं सकता था। सुल्तान के दिल में ये ख्याल पहले भी था। कुंदरी ने जिस सिख ठेकेदार का जिक्र किया था और जिसके पास नसरीन ने हिंदू औरत बनकर पनाह ले रखी थी, इससे जाकर मिले। हम जुबान पंजाबी होने की वजह से सुल्तान को यकीन था कि अगर इसने सब कुछ सच सच बता दिया तो सरदार जी ज़रूर इसकी मदद करेंगे और नसरीन के बारे में बता देंगे कि वो कौन से थाने के हवालात में है। मगर सुल्तान इस पर मजीद गौर फिक्र करता रहा था। अब इसने सरदार जी से मिलने का फैसला कर लिया। इस दुकानदार से पूछा कि यहाँ जंगल में कटाई का काम कहाँ हो रहा है। दुकानदार कहने लगा 3 जगहों पर जंगल में कटाई होती है, तुम्हें किससे मिलना है? सुल्तान ने कहा एक सिख सरदार जी ठेकेदार हैं, मुझे इनसे मिलना है।
अच्छा अच्छा, दुकानदार बोला। पुराने मंदिर के पीछे जो जंगल है सरदार जी, वहाँ मिलेगा। दुकानदार से रेस्ट हाउस का पूरा पता लेकर सुल्तान पुराने नाग मंदिर की तरफ चल पड़ा। आखिर वो जंगल में इस मुकाम पर पहुंच गया जहां एक आरा मशीन लगी थी और कुछ मजदूर काम कर रहे थे। सुल्तान एक दरख्त की ओट में खड़ा जायजा ले रहा था। वहां इसे कोई सिख सरदार नजर नहीं आ रहा था। दरख्तों के पीछे एक रेस्ट हाउस था जिसके बरामदे में नौकर सफाई कर रहा था। अचानक पीछे से किसी ने तामिल जुबान में पूछा, क्या बात है बाबू, किससे मिलना है? सुल्तान ने पलट कर देखा। इसके सामने गुलाबी पगड़ी वाला एक नौजवान सिख खड़ा था। सुल्तान ने अंग्रेजी में कहा, मुझे ठेकेदार से मिलना है। सरदार जी ने कहा, मैं ही ठेकेदार हूँ, मेरा नाम खुशवंत सिंह है। तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा रंग रूप यहाँ के आदमियों वाला नहीं है, क्या काम है? सुल्तान ने अंग्रेजी में कहा, मैं तुमसे अलग बैठकर कुछ बातें करना चाहता हूँ। सरदार जी ने कहा, रेस्ट हाउस में आ जाओ, मैं वहीं रहता हूँ। सुल्तान को मालूम था कि रेस्ट हाउस में सरदार की बीवी रहती है। सुल्तान इसकी अदम मौजूदगी में सरदार जी पर अपने दिल का राज खोलना चाहता था। मेरा ख्याल है हम इस तरफ दरख्तों के पीछे चलते हैं। खुशवंत सिंह हंस पड़ा, क्या तुम पंजाब से आए हो? सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया तो खुशवंत सिंह ने सुल्तान के कांधे पर हाथ मारकर कहा, तो फिर पंजाबी ज गल करो बादशाह। दरख्तों के पीछे जाकर वो घास पर बैठ गए। खुशवंत सिंह पंजाबी में कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? असल बात क्या है, खैर खैरियत तो है ना? इस दौरान सुल्तान के दिल में यही कशमकश जारी थी कि वो सरदार जी को अपने दिल का राज बताए या न बताए। न जाने क्यों इसका दिल यही गवाही देता कि आदमी दिल का साफ है। अगर तुमने साफ साफ सब कुछ बता दिया तो ये तुम्हारी मदद न कर सका तो पुलिस को भी खबर नहीं करेगा। सुल्तान ने खुशवंत सिंह की तरफ देखा और पंजाबी में कहा, सरदार जी आपके पास एक लड़की ठहरी हुई थी। खुशवंत सिंह जरा चौंका, हाँ ठहरी हुई थी, इसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। किसी ने मुखबरी कर दी कि वो पाकिस्तान की जासूसा है। इसने अपने आप को हिंदू जाहिर किया था। जब पुलिस आई तो वो फौरन मान गई कि मैं मुसलमान हूँ। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारी वो क्या लगती थी? तब सुल्तान ने सरदार जी को अपनी सारी मुसीबत भरी दास्तान सुना दी। इसने बताया कि वो अपने बाप के कातलों को भारत आकर कत्ल कर चुका है। मुख्तसरन कहानी यूँ बयान की कि नसरीन मेरी मंगेतर है। स्मगलरों ने मेरे बाप को पुरानी दुश्मनी की बना पर कत्ल कराया और नसरीन को अगवा करके भारत ले आए और अब मैं इसी की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान का जासूस हूँ और ना नसरीन पाकिस्तान की जासूसा है। सुल्तान ने कुंदरी का भी सारा किस्सा बयान कर दिया। इसने ये भी बताया कि कुंदरी ने नसरीन को हलाक करने के लिए सांप भी भेजा था। खुशवंत सिंह बड़े गौर से सुल्तान की दास्तान सुनता रहा। सुल्तान ने अपनी रोदात ख़त्म करते हुए अपनी जेब से वो अंगूठी निकाल कर सरदार जी को दिखाई जो इसने मंगनी के मौके पर नसरीन को पहनाई थी और जिस पर अंग्रेजी का लफ्ज़ एन खुदा हुआ था। खुशवंत सिंह ने अंगूठी को पहचान लिया। अंगूठी अपने हाथ में लेकर इसे देखते हुए बोला, हाँ ये अंगूठी वो लड़की हर वक्त अपने पास रखती थी। सुल्तान ने कहा, वो पंजाबी में बातें कर रहे थे। मैंने सच बोल कर एक बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया है। आप बड़ी आसानी से मेरी कहानी पर यकीन न करते हुए मुझे पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं, लेकिन मुझ पर और नसरीन पर और मोहब्बत करने वालों पर जुल्म होगा। हमारा किसी मुल्क की जासूसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी होने वाली बीवी अगवा हो गई। मैं मोहब्बत में दीवाना होकर बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ गया और हम दोनों पर क़यामत टूट पड़ी। मुसीबतों के ऐसे चक्कर में फंस गए कि अब तक इसमें से नहीं निकल सके। मैंने सारा राज खोल कर आपके सामने रख दिया है। अब आप जो सलूक चाहें मुझसे करें, मैं उफ तक नहीं करूँगा। खुशवंत सिंह ने सुल्तान के कांधे पर हाथ रखकर दबाया और खुले दिल के साथ बोला, ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी बातों पर यकीन कर लिया है। मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। नसरीन को तो पुलिस ले जा चुकी है, मैं इसे कानून के शिकंजे से नहीं निकाल सकता। सुल्तान ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतनी इमदाद का तलबगार हूँ कि मुझे सिर्फ ये पता करा दें कि नसरीन को पुलिस ने कहाँ रखा हुआ है। दूसरा, मुझे कुछ वक्त के लिए कोई ऐसा ठिकाना चाहिए जहाँ मैं लोगों की नज़रों से दूर रहकर कुछ वक्त गुजार सकूँ। खुशवंत सिंह कुछ सोच कर बोला, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। इसी जंगल के कोने में मेरा एक गोदाम है। गोदाम के साथ एक छोटा सा कैबिन भी है। तुम वहाँ रह सकते हो। मैं खुद तुम्हें खाना वगैरह पहुँचा दिया करूँगा। तुम्हारी मंगेतर का भी मैं पता करा दूंगा। अभी एक बात का ख्याल रखना, मेरी बीवी सरजीत को किसी भी तरह इन हालात का इल्म न हो, क्योंकि इसे यकीन हो गया है कि नसरीन पाकिस्तान की जासूसा है। सुल्तान ने कहा, सरदार जी आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। खुशवंत सिंह ने सुल्तान को साल लिया और एक तरफ दरख्तों में चलने लगा। जंगल के कोने में एक गोदाम था जिसमें दरख्तों की गैलियां भरी हुई थी। साथ ही एक वो सीधा सा कैबिन बना हुआ था। खुशवंत बोला, तुम यहाँ आराम करो, दोपहर को मैं खुद तुम्हारे लिए खाना वगैरह लेकर आऊँगा और ये भी पता करवा लूँगा कि नसरीन कहाँ है। कोशिश करना कि ज़्यादा वक्त कैबिन में ही रहो। खुशवंत सिंह चला गया। इसके जाने के बाद सुल्तान के दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। ये शख्स कहीं पुलिस को खबर तो नहीं कर देगा, मगर सुल्तान का दिल नहीं मानता था। इसे मालूम था कि सिख लोग आम तौर पर दिल के साफ होते हैं। मुसलमानों से अगर ये लोग भी दुश्मनी करते हैं तो खुलकर करते हैं। दोपहर को
खुशवंत सिंह आया तो अपने साथ नई पतलून कमीज़ और जैकेट भी लाया था। कहने लगा, तुम्हारे कपड़े बोसीदा हो गए हैं, ये पतलून कमीज़ पहन लेना, सालन झटके का नहीं है, मैं कभी झटके का गोश्त नहीं खाता। सुल्तान ने नसरीन के बारे में पूछा तो खुशवंत सिंह कहने लगा, मैंने अपने ख़ास आदमी से पता कराया है, तुम्हारी मंगेतर नसरीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर की जुडिशल हवालात में है, इसके खिलाफ केस है, अब वहाँ इससे पूछगछ हो रही है। सुल्तान का दिल बैठ गया, खुदा जाने नसरीन पर किस कदर भयानक तशद्दुद किया जा रहा है। उसने खाने से हाथ खींच लिया। खुशवंत सिंह सुल्तान के दिल का हाल समझ गया। कहने लगा, यार तुम खाना तो खाओ, यहाँ के थानों में औरतों पर ज़्यादा तशद्दुद नहीं करते। मगर सुल्तान को मालूम था कि जब किसी औरत पर पाकिस्तान के जासूसा होने का इल्ज़ाम हो तो फिर दुनिया की कोई अजियत ऐसी नहीं जो इसे ना दी जाती हो। खुशवंत सिंह ने मौजू बदलते हुए कहा, ये जो कुंदनी सपेरन है ये बड़ी ख़तरनाक औरत है। इसने तुम्हारी मंगेतर को मारने के लिए एक सांप इसके पीछे छोड़ दिया था जिसने इसे डसा भी था। मैंने इसे इंजेक्शन न लगवाया होता तो तुम्हारी मंगेतर आज जिंदा न होती। मुझे लगता है कि बदला लेने के लिए तुम्हारे पीछे भी यहाँ कोई जहरीला सांप जरूर भेज देगी। मेरे साथ शहर चलना, मैं अस्पताल से तुम्हें इंजेक्शन लगवा दूंगा, फिर तुम पर सांप का जहर कोई असर नहीं करेगा। सुल्तान ने खुशवंत सिंह से जिली पुलिस हेडक्वार्टर के हवालात के बारे में तफसील मालूम करनी चाहिए तो वो कहने लगा, ये मैं तुम्हें अपने आदमी से मालूम करके ही बता सकता हूँ। बहरहाल शाम को तैयार रहना, मेरे साथ अस्पताल चलकर इंजेक्शन लगवाना होगा। सपेरन का सांप तुम्हारे पीछे यहाँ जरूर आएगा। शाम को खुशवंत सिंह सुल्तान को एक जीप में बिठाकर शहर के अस्पताल में ले गया, जहाँ सांप के कांटे का इंजेक्शन इसे लगवाया और वापस जंगल वाले खुफिया कैबिन में ले आया। सुल्तान ने कहा, सरदार जी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुझे अपने आदमी से जल्दी मालूम करवा दें कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर कहाँ है। खुशवंत सिंह कहने लगा, ये तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। और सरदार जी ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर का सारा हदूद अरबा बता दिया। सुल्तान ने इसका नक्शा अच्छी तरह जहन में बिठा लिया। सरदार जी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम वहाँ हमला करोगे? ऐसा कभी ना सोचना भाया जी, वहाँ पुलिस की भारी नफरी हर वक्त मौजूद रहती है। सुल्तान ने सर झुका लिया और आहिस्ता से बोला, जो खुदा को मंजूर। सुल्तान इस हकीकत से बाखबर था कि खुशवंत सिंह इसकी जितनी मदद कर सकता था वो इसने कर दी है, इससे आगे वो इसके लिए शायद ही कुछ कर सके। आखिर वो इंडिया का शहरी है, वो अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई हरकत नहीं करेगा। जो कुछ करना होगा वो सुल्तान को खुद ही करना होगा। यही बहुत बड़ी बात थी कि इसे जंगल में खुफिया पनाहगाह मिल गई थी और खुशवंत सिंह को इससे हमदर्दी थी और इसने सुल्तान की बातों पर एतबार कर लिया था। सुल्तान ने खुशवंत से कहा, क्या आप मुझ पर एक और मेहरबानी करेंगी? कहो मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ? खुशवंत सिंह ने पूछा। सुल्तान बोला, किसी तरह नसरीन तक मेरा ये पैगाम पहुँचा दें कि मैं ज़िंदा हूँ और इस जंगल में रह रहा हूँ। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।